नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम बात बिहार की करेंगे और बिहार में चुनाव कब होगा, समय से पहले या समय पर, इस पर तेज बहस है और इस पर मंथन है सत्ता पक्ष में। देखिए, नीतीश कुमार तो बहुत पहले से चाहते रहे हैं कि चुनाव समय से पहले हो और इधर के दिनों में नीतीश कुमार शारीरिक रूप से स्वस्थ भी दिख रहे हैं, इसलिए उनकी ख्वाहिश और अधिक बढ़ गई है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा भी जिस तरीके के नतीजे आए हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, भाजपा का भी बल बढ़ा है और वह समझ रही है कि बिहार में समय से पहले चुनाव कराया जा सकता है। नीतीश कुमार का नेतृत्व तो है ही, और यदि नीतीश कुमार साथ हैं तो फिर परेशानी क्या है। लेकिन बिहार में अब तक जिस मॉडल पर चुनाव नहीं हुआ है, उस मॉडल को इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अख्तियार किया जा सकता है। देखिए, अब तक बिहार में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के चुनाव में, उसमें समीकरण साधे जाते रहे, लेकिन इधर के कुछ वर्षों में चाहे चुनाव छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, चुनाव जीतने का, सरकार में बने रहने का, देखिए छत्तीसगढ़ में परंपरा टूट गई। एक नई तकनीक, एक नया मंत्र निकाल लिया गया है जिसे कहते हैं रेबरी बात। और यह आरोप लगता है कि शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन अब कौन नहीं कर रहा है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या किसी भी सरकार की बात करें। देखिए, नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम मुफ्त में तो बिजली नहीं देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब तक रेबड़ी नहीं बात की, लेकिन देखिए उनका अंतिम कार्यकाल ही होगा यदि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तब भी। तो इस बात की समझ बनी है और भाजपा इस बात की अधिक हिमायती है कि नहीं, हम कुछ करते हैं। और कहा जा रहा है कि फरवरी में जब बजट आएगा तो इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है महिला, अब तो पूरे देश में ही महिला वोट बैंक एक अलग वोट बैंक बन चुका है। तो महिलाओं को हर महीने नीतीश कुमार कुछ देने जा रहे हैं। उन्होंने भी समझ लिया है कि महाराष्ट्र बीजेपी ने कैसे जीता, झारखंड हेमंत सोरेन ने कैसे जीता, तो हम भी देते हैं। और महिलाएं तो हमारी ही हैं, मतलब जेडीयू की वोटर हैं, एनडीए की वोटर हैं। नीतीश कुमार जिधर होते हैं उधर महिलाएं होती हैं, और महिलाओं के बीच यह समझ है कि नीतीश कुमार हैं तो राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है। देखिए, कुंदन कृष्णन भी पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार से बात तो शुरू की थी प्रशांत किशोर ने कि बिहार में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वृद्ध हैं, उन्हें 400 रुपए का पेंशन क्यों। तो सरकार इनका पेंशन भी बढ़ाने जा रही है। अब यह राशि बढ़कर 800 रुपए होगी कि 1000 रुपए होगी, यह भी देखने की बात होगी, लेकिन बजटीय प्रावधान करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए धन कहां से आएगा, और सरकार जब चाहती है, चाहे देना है, तो फिर कहीं से भी धन की व्यवस्था तो कर ही सकती है। तो इन स्थितियों और परिस्थितियों में तेजस्वी यादव की परेशानी और बढ़ सकती है, प्रशांत किशोर का संघर्ष और बढ़ सकता है। देखिए, दीपिका दीदी पहले से साथ में, अब तो अशोक चौधरी ने भी एक नई कंस्टिट्यूंसी डेवलप कर दी है, विकास मित्र और टोला सहायक, ये जो है, देखिए उनकी भी बड़ी रैली होने जा रही है। तो बिहार चुनाव के लिए चुनावी मोड में अब आगे बढ़ चला है। मुझसे रोज कई लोग पूछते हैं कि इसकी तैयारी कब करें, मार्च के आगे भी कर सकते हैं क्या। हम कहते हैं देखिए, मई के पहले कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दिल्ली के साथ तो नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के तुरंत बाद हो जाए, या फिर स्थिति परिस्थिति बने कि समय पर ही हो। लेकिन आप नीतीश कुमार को चूंकि समझ नहीं पाते, कोई समझ नहीं पाता है कि वो फैसला कब और क्या कर लेते हैं। और इधर के दिनों में आप तेजी देख ही रहे हैं। देखिए, संजय झा जो सेतु हैं भाजपा और जेडीयू के बीच, कल उनका जन्मदिन था और कल के दिन राज्यसभा का सत्र नहीं था, लेकिन राज्यसभा के सत्र जब चल रहे थे तब जो जगदीप धनखड़ हैं, उनके आने वाले जन्मदिन के लिए जिस तरीके से मेजें थपथपाई थी और उन्हें मिथिला पुत्र कहा था,
यह सब समझने की बात है कि भाजपा और जेडीयू की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है और बिहार तैयार है चुनाव के लिए। अजीत जी। देखिए, अब ये तो हम लोगों ने ही इस बार भी सबसे पहले बिल्कुल। चर्चा शुरू की कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। हुँ, हालाँकि उसके बाद कई तरह के फीलर आए जब हम लोगों ने ये कहा कि चुनाव हो सकते हैं समय से पहले, क्योंकि जी। एक ये सूचना थी कि मई के पहले हफ्ते तक चुनाव संपन्न करा देने हैं। हुँ, गर्मी तेज हो और बारिश का मौसम आए, उसके पहले चुनाव करा लेना है। लोग 11 क्योंकि मई के पहले कहते हैं, यह भी कह रहे हैं। हम वही कह रहे हैं कि मई के जी, पहले हफ्ते में सरकार गठन की बात हो जाए, ये बात कही जा रही है। जी। तो अगर ऐसा हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी और हुँ, अगर नहीं भी हो तब भी कोई हैरानी की बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अभी बीजेपी, जेडीयू दोनों में ये मानने वाले लोग ज़्यादा हैं कि समय से पहले अगर हम लोग चुनाव कराते हैं तो उसमें बेहतर संभावनाएँ हैं कि क्यों बिल्कुल। प्रशांत किशोर को भी ज़्यादा समय देना है या क्यों हुँ, आरजेडी को भी ज़्यादा समय देना है। अभी चुनाव हो जाए तो ये अब बजट कर दें और बजट में कुछ प्रावधान कर दें जो आपने कहा। जी, अब ये पिछले कुछ समय से पहले ये जो आपने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी और महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो एकदम निश्चित रूप से जीत की गारंटी हो गई है। जी। गाद अपवाद छोड़ दें, हुँ, जैसे अब इस बात की बहस एक चल रही है, ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि मतलब इस बात का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि किसने शुरू की ये योजना, महिलाओं को लड़कियों को पैसे देने की, नकद देने की योजना किसने शुरू की? हुँ, तो ये माना जा रहा है जो मध्य महाराष्ट्र में नेताओं ने कहा कि उन लोगों ने मध्य प्रदेश के मॉडल पर मध्य प्रदेश में 2023 में लाडली बहना योजना शुरू की थी हुँ, शिवराज सिंह चौहान ने। तो जी, ये माना गया कि लाडली बहना योजना से ये आया है, उन्होंने ही शुरू किया था पैसे देने का, 1250 रुपए देने का, जिसको बाद में बढ़ा करके 1500 करना था। हुँ, तो उन्हीं से सबने आइडिया लिया है, जी। जबकि ऐसा है नहीं ज्ञानेश्वर जी। ये ये नीतीश कुमार उसके हैं। पहले नहीं, उसके क्या कह रहे हैं? ये तो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने शुरुआत की है। नीतीश कुमार ने महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करना शुरू किया था। जी, आपने ठीक कहा बिल्कुल। कि उन्होंने रेवड़ी नहीं बाँटी थी, हुँ, लेकिन महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार करनी है, ये नीतीश कुमार ने आज से 15 साल पहले शुरू कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। 2020 साल पहले, 2005 में जब वो सरकार में आए थे, उसके तुरंत बाद उन्होंने इस संभावना को भाँप लिया था कि महिलाएँ स्वतंत्र रूप से वोट कर सकती हैं हुँ, और अगर उनको ये सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाए, सुरक्षा के साथ-साथ एक एक निश्चित आमदनी कमाई का एक ज़रिया अगर उनको दिया जाए, तो वो पार्टी लाइन तोड़ करके और जाति का बंधन तोड़ करके वोट कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल। नीतीश कुमार ने शुरू किया, उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी नहीं दी। हुँ, मुफ्त की रेवड़ी मतलब नकद पैसे देने का जो पहली योजना बनी थी, उसका नाम गृहलक्ष्मी योजना था। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था असम में। अच्छा। हुँ, हाँ, असम में कांग्रेस ने वादा किया था कि गृहलक्ष्मी योजना के तहत हम 1000 या 1500 देंगे हर महीने चुनाव जीतने पर। जी, और वो खारिज हो गया, वो उस पर महिलाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय ये लोग हुँ, अपोज़िशन में भी थे और देने की स्थिति में नहीं थे। अगर आप दे देते तो हो सकता है कि यकीन हो जाता। बिल्कुल। लेकिन फिर ये योजना 2023 के मई में कर्नाटक के चुनाव में कामयाब हो गई। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना के तहत नकद देने की बात कही और वहाँ चुनाव जीत गई। उसके जी, बाद लाडली बहना योजना से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीत गए। हुँ, अब उसके बाद मैया सम्मान योजना से हेमंत सोरेन जीत गए और लड़की बहन योजना से वापस बीजेपी जीत गई महाराष्ट्र में। तो महिलाओं को अब ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में देने जा रहे हैं। हुँ, पंजाब में उनकी सरकार ने देना शुरू कर दिया है। तो अब ये एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है कि महिलाओं को भी दें, युवाओं को भी दें, जो भी वंचित है, गरीब है, पिछड़ा है, डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, उसको नकद पैसा दीजिए। उसके बिल्कुल। विकास के लिए, ओवरऑल विकास के लिए आप जो करना चाहते हैं करिए। अगर वो नहीं भी करते हैं, तब भी आप उसको नकद पैसा देते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। जी, अभी तक नीतीश कुमार इस लाइन पर काम नहीं कर रहे थे। नीतीश हुँ। कुमार स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में यकीन करते थे कि हम न्याय के साथ विकास करना है, सुशासन करना है, नगद पैसे नहीं देने। तो हाँ, उसके और 2 बड़ी कारण राजनीति देखिए उन्होंने लड़कियों को पोशाक दिया, साइकिलें हाँ, दी, साइकिल दी। तो वो लंबी राजनीति कर रहे थे कि सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और शैक्षिक उत्थान, कि लड़कियाँ हाँ। पढ़ जाएँगी, तो फिर तो देखिए परिवार सँवर जाएगा, इस तरीके की राजनीति कर रहे थे। वही वही हमने कहा कि वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और महिलाओं के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम कर जी, रहे थे। उन्होंने हुँ, जैसे लोकल बॉडीज में भी 50% महिलाओं को दिया, तो ये सशक्तिकरण एम्पावरमेंट का ही एक योजना थी। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, तो वो एम्पावर्ड करना चाह रहे थे। वो पैसे दे करके उसका क्या नुकसान है, जी, ये अभी आपको हम बताएँ कि 2 बातें इसमें और कहनी है हमको, फिर उसके हुँ, बाद चुनाव के उस पर आएँगे। वहाँ के वित्त मंत्री थे सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र के। उनसे हुँ, पूछा गया कि जब आप ये महिलाओं को, अब आपने कहा है कि अब 1500 को बढ़ा करके 2100 करेंगे, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब 1500 देना था आपको, तो 1500 में 46,000 करोड़ लग रहा था। हुँ, अब आप अगर 2100 करेंगे तो ये तो 60-70 हज़ार करोड़ हो जाएगा, तो कहाँ से पैसा आएगा?
तो जी। उन्होंने एक फिगर कोट किया ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कहा कि 17 जो 7वां वित्त आयोग की रिपोर्ट हमने लागू की थी जब महाराष्ट्र में, तो हुँ, उस समय हमने 86,000 करोड़ रुपया दिया था सिर्फ 18,000 लोगों को। अच्छा। मतलब 18,000 जो सरकारी कर्मचारी थे, हुँ, उनको 7th पे कमीशन का लाभ हमने दिया था, उसमें 86,000 करोड़ रुपया हमारा खर्च हुआ है। हुँ, और ये करोड़ों करोड़ महिलाओं को हम देंगे और अगर उसमें 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है तो कौन सी बड़ी बात है। उनका बिल्कुल। कहना है कि जब हम हुँ, सरकारी कर्मचारी का पैसा बढ़ाते हैं, उनका वेतन बढ़ता है, 2 बार डीए बढ़ता है, जब वेतन आयोग आता है उनका पैसा बढ़ाते हैं, या हुँ, जब हम कॉर्पोरेट का टैक्स माफ करते हैं तब कोई सवाल नहीं उठाता है। जी, लेकिन गरीब को दिया जाता है तो उस पर सवाल उठता है। तो ये एक बहुत वैलिड बात है जो जस्टिफाइड है कि आप पैसा अगर देते हैं उसको तो दे सकते हैं। लेकिन एक बिल्कुल। दूसरी रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में जब पैसा दिया गया तो हुँ, महिलाओं की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। उन्होंने अच्छा, काम दिन घटा दिए, वो पहले 6 दिन काम पर जाती थी, वो अब 4 दिन कर दिया काम पर जाना, जब उसको ₹1,500 मिलने लगा। अच्छा। हाँ, तो प्रोडक्टिविटी घट गई। प्रोडक्टिविटी घटने का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम हुँ, होने का वो जो रिपल इफेक्ट होता है वो ये है कि महँगाई बढ़ने लगी। तो फिर हुँ, जब महँगाई बढ़ जाएगी ओवरऑल, आप काम कम करके कम उत्पादन करेंगे तो उस ₹1,500 कितने दिन काम आएगा? बिल्कुल। ये संभवतः नीतीश कुमार के दिमाग में ये चीज़ें पहले से भी रही होंगी कि हम अगर जी, कैश पैसा देते हैं तो वर्क फ़ोर्स में कमी आएगी, जो हुँ, उसके काम करने का वो थोड़ा लापरवाह होगा। तो जी। ख़ैर इसके पक्ष विपक्ष दोनों के तर्क हम वो लोगों ने तो दे आप दिए। मनरेगा देख ही रहे हैं ना कि अब तो गाँव हाँ, में कहाँ मिल रहे हैं, मज़दूर कहाँ मिल रहे हैं, नहीं खेतों मिल में रहा काम है, करने वाले मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं। 5 जी, आदमी हैं, मनरेगा का कार्ड बनाए हुए हैं, उसके पैसे आ रहे हैं, मुफ्त का राशन आ रहा है, मुफ्त की अब पैसे महिलाओं को आने लगेंगे तो फिर आप बिजली फ्री दे दीजिए, फिर तो किस जी, चीज़ में खर्चा है? फिर तो आप कोई काम मत करिए। हुँ, तो ये एक दुष्प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव भी है। इसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो उसका कुछ दुष्प्रभाव भी है। हुँ, लेकिन अब चूँकि चुनाव जीतने के फ़ॉर्मूले के तौर पर ये एस्टेब्लिश हो गया है, तो बिल्कुल। हर व्यक्ति वो फ़ॉर्मूला अपनाता है, चाहे खेल हो, हुँ, राजनीति हो, बिज़नेस हो। आप एक सफल होने का मॉडल दिखा देंगे, तो हर आदमी उसको फ़ॉलो करता है। वो भेड़-चाल शुरू हो जाती है, जब तक उसमें लोग विफल ना होने लगें। तो अभी तक सफल हो रहे हैं, तो अब करेंगे बिहार में भी। अब देखिए तो अजीत जी पता नहीं जेडीयू वाले, एनडीए वाले देखिए सुनते तो सभी हैं, जो हम लोग बार-बार कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूंसी महिला और आरजेडी की सभा में महिलाएं दिखती नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जेडीयू के जितने नेता कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति को दिखाया जा रहा है। चाहे वह मनीष वर्मा का कार्यक्रम हो, चाहे वह संजय झा का कार्यक्रम हो, चाहे वह अशोक चौधरी का कार्यक्रम हो कि महिलाएं सबसे आगे हैं। तो ये बड़ी बात दिखाई जा रही है और ये मतलब समझने की बात है और पता नहीं जो दूसरा पक्ष है, वह इस बात को क्यों नहीं समझता है। देखिए, इसके ये एक सामाजिक राजनीतिक दोनों पहलू हैं। जी, महिलाओं को आप अगर ज़्यादा दिखाते हैं, जैसे आप देखिए जब महिलाओं का सम्मेलन किया था प्रशांत किशोर ने, तो उन्होंने भी जी, पूरा सभागार भर दिया था और इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि पटना में इतनी संख्या में महिलाओं को बुला करके और उनसे पूरा सभागार भर देना, एक्टिव महिलाओं को बिल्कुल, ले आना, तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। दूसरी महिलाओं बिल्कुल। में इसका मैसेज जाता है, जब वो हुँ, देखती हैं कि ये महिलाएँ भी हमारी ही तरह सामान्य घरों की हैं और निकल के सक्रिय राजनीति में आ रही हैं या सभाओं में जा रही हैं, तो दूसरी महिलाएँ भी निकलती हैं। वो जी, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये तो पुरानी कहावत है। तो हुँ, जहाँ महिलाएँ जाती हैं, तो एक उनको सेफ्टी का भी एहसास होता है कि इस हुँ, कार्यक्रम में हम जा सकते हैं, यहाँ सुरक्षा भी है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर हमारे लिए मौका भी बन सकता है। हम अपनी ताकत दिखाएँगे तो सरकार कुछ और हमको देगी। ये तमाम चीज़ें काम करती हैं, मतलब इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ज़्यादा बड़ा होता है। तो बिल्कुल। इसलिए महिलाएँ दिखाई जा रही हैं। नीतीश कुमार हुँ, की सभा में पहले आती थीं, अब डेलिबरेटली दिखाई जा रही हैं। तो जी, उनका एक रुझान ऑलरेडी जेडीयू, बीजेपी की तरफ बना हुआ है। हम बार-बार कहते हैं कि जितना नीतीश कुमार के साथ है, उसी तरह से एक लेवल पर नरेंद्र मोदी के प्रति भी है। हुँ, महिलाओं का एक रुझान उनके प्रति भी है। तो वो मिल करके डबल हो जाता है, 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो महिलाएँ जाती हैं। अब मुश्किल ये है कि आरजेडी कांग्रेस का जो अलायंस है, उसमें आरजेडी कुछ नहीं करती है। जी, आरजेडी नहीं करती है का मतलब उसके पास 32% वोट का जो एक आधार हो गया है, जी, जो जिसको वो लोग एडवांटेज मानते हैं, हुँ, उसके दम पर वो जिस आरजेडी के नेता से बात करिए, वो यही कहेगा कि हम तो 32% वोट घर से लेके शुरू करना है। लेकिन बिल्कुल, आप घर से लेके शुरू नहीं करते, शुरू करते ही आपका समाप्त हो जाता है। जी, क्योंकि उस 32% में फिर आप कुछ और नहीं जोड़ पाते हैं, दूसरा हुँ, वोट नहीं जुड़ पाता है। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया, अब वो 32%। वो आपका एडवांटेज नहीं रहा, वो आपका डिसएडवांटेज हो गया, उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। आपके नुकसान 2 तरह के हैं, एक तो आपके मन में ये धारणा बैठ गई है, साइकोलॉजिकली आप ये मान के चल रहे हैं कि हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल, दूसरा
दूसरा ये है कि दोनों जातियों के प्रति गोलबंदी होती है अलग अलग तरह से, यादव हुँ, के प्रति भी होती है और मुसलमान के प्रति भी होती है। दोनों के साथ जहां उनका मजबूत आधार है, वहां बाकी जातियां उनके खिलाफ एकजुट हो जाती हैं। हम लोगों ने कितनी जगह सुना है कि एंटी यादव पोलराइजेशन हो गया, एंटी हाँ, मुस्लिम हाँ। पोलराइजेशन हो गया। जी, जी। वो आप उसकी गांठ नहीं खोज पाते हैं, हुँ, आप उसी में उलझे रह जाते हैं। तो महिला के लिए भी नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरी चीजों के लिए भी नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरे वोट आधार के लिए भी नहीं सोच रहे हैं कि इस 32% बिल्कुल। को। कई बार क्या होता है कि आप हम लोग पजल बनाते थे पहले तो, या जी। क्रॉसवर्ड खेलते हैं, तो कई बार ऐसा हुँ, होता है कि किसी जगह जाकर के अटक गए, उसके बाद आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही। हुँ, तो आप उसके बाद लाख कोशिश करते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आप उसको सबको डिसमेंटल कर दें और नए सिरे से शुरू करें तो तुरंत बन जाता है। आप रूबिक्स क्यूब भी जो बनाते हैं लोग, वो भी कई बार फंस जाते हैं, लेकिन जब आप एकदम शुरू से करते हैं तो बन जाता है। तो हमारा हमारा हमारी राय है, ये राय क्या, एक राजनीतिक समझ, अपनी जितनी समझ है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि आरजेडी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, इसको बिल्कुल। डिस्मेंटल कर देना चाहिए, विध्वंस कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए कि ये एमओआई हुँ, का कोई समीकरण है हुँ, हमारा। आप तोड़ करके जब अगर जाएंगे, नए समीकरण बनाना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि सफलता मिल जाए। इस समीकरण को लेकर के जाके सफल होने की गुंजाइश एटलीस्ट तब तक नहीं है जब तक नीतीश कुमार है और लालू यादव है। जब तक ये दोनों प्लेयर्स हैं और याद दिलाया जाता रहेगा, नीतीश कुमार लगातार याद दिलाते रहेंगे, बीजेपी याद दिलाती रहेगी कि 2005 के पहले क्या हुआ था, तो आरजेडी उसको उससे पार नहीं पा सकती है। नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव या लालू यादव का विकल्प नहीं चल सकता है। अरे और मुझे इस तो हैरत होती है अजीत जी कि इधर के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि आप जेडीयू और बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलता ही रहता है। आरजेडी के ही नेता अपनी ही पार्टी के बारे में ऐसी-ऐसी कहानियां सुना रहे हैं कि पूछिए मत। कौन कितना मटन खा रहा है, कौन कितना चिकन खा रहा है, कौन कितना बजे सो रहा है, कौन कितना बजे जाग रहा है। तो यह आरजेडी के भीतर भी बेचैनी दिखाई पड़ती है। जो आपने कहा ना कि जब आप गेम खेलते हैं तो कहीं जाकर अटक जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो आप कैसे बढ़ेंगे, यह रास्ता दिखता ही नहीं दिखता है। हाँ, तो आप फ्रेश स्टार्ट करिए, जी। फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए है। और हम्म, आप सेट ऑफ पीपुल्स जो है उनको बदलिए, आप या उनका आधार बड़ा करिए। आप अब जैसे आपने कहा ना कि आरजेडी के नेता ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुना रहे हैं, जैसे आरजेडी के नेताओं ने एक जुमला गढ़ लिया है संजू मंजू का। अब वो बिल्कुल। उन लोगों ने कहा कि अब संजय यादव और मनोज झा, उन लोगों ने संजू मंजू कहना शुरू किया, तो फिगर आउट करने में टाइम लगा। संजय से संजू जी। तो मंजू मतलब मनोज झा। तो उनका कहना है हम्म, कि एक आदमी इंटेलेक्चुअल ज्ञान दे रहा है, दूसरा आदमी राजनीति का जमीन का दे रहा है, और दोनों में से जी। किसी को जमीनी राजनीति दोनों में से कोई नहीं करता है। फिर जी। एक दूसरे सज्जन ने कहा कि ये संजू मंजू पार्टी ऑफिस में ताला लगवा के जाएंगे। अब पता अच्छा। नहीं वो ताला लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। एटलीस्ट मनोज झा के नियत पर तो हमको संदेह नहीं है, वो हम्म, ईमानदार और आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो सलाह तो ठीक ही देते होंगे। हम्म, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होती है, उसकी राजनीति अलग होती है। और संजय यादव पता नहीं क्या समझा रहे हैं, किस तरह से। हम्म, फिर जो आपने कही कि उसी तरह से कहानी सुनाने लगे, किस तरह से हटाया, मतलब ये पहले उनके यहाँ गए थे अखिलेश यादव के यहाँ, वहां नहीं चला काम, तो फिर कैसे कैसे उन्होंने जो है लालू जी। यादव के समधी को पकड़ के, तो अपना उन्होंने एक मुकाम पा लिया, राज्यसभा में तो चले ही गए हैं वो। अब उनके साथ कुछ और लोग जोड़िए। जी। देखिए, लालू यादव की तरह पॉलिटिशियन नहीं है तेजस्वी यादव, और हुँ, लालू यादव अगर होते तो उनके आस-पास 10 आदमी होते। उनके पास बिल्कुल। जयप्रकाश यादव भी होते, उनके पास रामकृपाल यादव भी होते, उनके पास रघुवंश श्याम प्रसाद रजक सिंह भी भी होते, होते, जगदानंद भी होते, सब लोग होते, भी रघुनाथ होते। झा भी हाँ, होते। आप याद वही कीजिए ना कौन-कौन लोग वही नहीं कह थे रहे हैं। उनमें। हाँ, वही कह रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद हाँ, सिंह से लेके जगदानंद सिंह तक, और उनसे क्या नाम, रघुनाथ झा से लेकर के श्याम रजक तक, और जयप्रकाश यादव से रामकृपाल यादव तक, मतलब जी। हर जाति हर वर्ग, अखिलेश प्रसाद सिंह उनके साथ, मतलब आरजेडी के साथ ही रहे, और कांग्रेस अरे में जाने के लालू बाद यादव भी मुख्यमंत्री संबंध रहे। कैसे बने? उन्होंने कैसे पीछे की रणनीति बनाई जब उन्हें लगा कि नहीं वीपी सिंह नहीं बनने दे रहे हैं, तो चंद्रशेखर से कैसे दोस्ती की, बाद में बीजेपी का समर्थन कैसे प्राप्त कर लिया, रघुनाथ झा को भी साधा। यह हम्म, लालू यादव से बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं, और है नीतीश नहीं। कुमार के साथ रहे, उनसे बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि लालू यादव जैसा करिश्मा भी नहीं है तेजस्वी यादव का। बिल्कुल। लालू यादव के जैसे न जमीनी पकड़ है, न जमीनी समझ है, और जी। न लालू यादव की जैसी टीम है आपके पास। हुँ, तो लालू यादव के पास भी प्रेम गुप्ता थे, लेकिन प्रेम गुप्ता का दूसरा काम था ना भाई। प्रेम गुप्ता चुनाव थोड़े लड़वा रहे थे वहां। हुँ, उस तरह के भी लोग थे। लालू यादव के पास वैसे भी लोग थे। लालू यादव के पास हर तरह के लोग थे। चुनाव लड़ाने वाली टीम अलग थी, राजनीति करने वाली टीम अलग थी, सुबह से शाम तक उनके साथ रह के चकल्लस करने वाली टीम अलग थी। वो बिल्कुल। हर आदमी को अलग अलग भूमिका में रखे हुए थे, सबकी भूमिका हुँ, आइडेंटिफाइड थी, सब आदमी को क्या करना है।
तो जी, तेजस्वी यादव को अपने जो सलाहकार हैं, हम नहीं कह रहे कि आप उनसे छुटकारा पा लीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि सबकी अपनी उपयोगिता बन गई होती है। आप उनको रखिए, दायरा बढ़ाइए, ग्राउंड लेवल से लोग जोड़िए, जिसको जमीनी राजनीति की समझ हो उसको जोड़िए, जो जानता हो नीतीश कुमार और बीजेपी के राजनीति की काट जो समझा सके आपको। तो जी, ऐसा कुछ ऐसे लोगों को जोड़िए, मतलब अपनी राजनीति बदलिए, जनता के बीच जाइए, और हमारा कहना है कि शुरू से शुरू करिए, आप डिसमेंटल कर दीजिए इस ये हुँ, जो आपका ढांचा जो बना हुआ है ना, एक समय ये ढांचा ठीक था। अब ये हुँ, ढांचा खराब हो गया है, अब इस ढांचे पर आप बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं, तो इसको ढहा दीजिए, गिरा दीजिए आप, और फिर बिल्कुल। नए सिरे से आप नया समीकरण बना करके राजनीति में जाइए। हुँ, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप 32% वोट आपको रहेगा, लेकिन उससे आप कहीं नहीं जाएँगे। उस 32% वोट से आप 30-40 से ज़्यादा सीट विधानसभा की नहीं जीत सकते, किसी हाल और में नहीं जीत सकते। 32% पर भी अब आफत है ना। देखिए, बेलागंज आपने देख हाँ, लिया, पूर्णिया लोकसभा देख लिया, रुपौली विधानसभा का उपचुनाव देख लिया, रामगढ़ देख लिया, इमामगंज देख लिया। अब तो 32% में भी छेद, छेद, छेद दिखाई पड़ रहा है। है। तो हाँ, आपका 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 कुछ नहीं, आप 32% लेके बैठे रहिएगा, आपके जो एलाई पार्टनर होंगे, कांग्रेस को लाभ हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को दूसरे लोग भी वोट करते हैं। जी, कांग्रेस को ब्राह्मण भी वोट करता है, फॉरवर्ड भी वोट करते हैं, कांग्रेस को और भी लोग वोट करते हैं। लोकसभा हुँ, चुनाव में ही देखिए किस तरह से कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली। एक एमपी था, 3 सीटें जीत ली, उनके 2 मुसलमान लड़े और दोनों जी, मुसलमान जीत गए। हुँ, आपके 2 मुसलमान लड़े, आपके नहीं जीते। आपके मुसलमान को तो अगर ये कटिहार के मुकाबले अररिया का तो बेटर समीकरण है मुस्लिम यादव का, हाँ, हाँ, 60% के इसमें करीब कहाँ वोट शक हो इसमें जाते कहाँ शक है, इसमें कहाँ हैं। शक है। तो फिर क्यों नहीं जीते? जी, तो तस्लीम उद्दीन का बेटा नहीं जीता आपका, तो इसका हुँ, मतलब कि आपको यादव वोट नहीं करता है। बिल्कुल, भाई ये तो अररिया तो एग्जाम्पल है, कटिहार में कांग्रेस का मुसलमान जीत गया, अररिया में आपका नहीं जीता आपका आदमी। जी, तो हुँ, आप जो है, ये इस समीकरण पर भी विचार करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा इस समीकरण पर विचार करने की जरूरत है, मुस्लिम यादव के हुँ। समीकरण पर विचार करने की जरूरत है कि अब ये नहीं, काम नहीं बांका कर में देखिए ना, बांका में ज्यादा मुसलमान कहाँ एक हुए? गिरधारी वही यादव कैसे चुनाव जीत गए? कैसे जीत वही गए? अगर एक हाँ, वही अगर एक हो गए तो उजियारपुर में थोड़े मुखिया हारेंगे, निवास कैसे चुनाव जीत गए? वही जीत गए, ठीक बात है। हाँ, तो आप मतलब मधुबनी हो, आपका हाँ, दरभंगा मधुबनी हो, हो। वो कोई इलाका आपको, आप जहाँ यादव को मौका मिलता है, वो दूसरे यादव को, बीजेपी या जेडीयू के यादव को वोट दे देता है। अभी जी, हम लोगों ने बेलागंज में ही देखा, हुँ, अभी हम लोगों ने देखा कैसे रामगढ़ में यादव छोड़ दिया, मुसलमान भी छोड़ दिया। तो आप उस समीकरण के भरोसे बैठे रहेंगे कि इस बार सफल हो जाएंगे, तो नहीं होगा। डिसमेंटल करके नए सिरे से करिए, नया समीकरण बनाइए, बेलागंज में तो नई अब्दुल ऊर्जा बारी भरिए। सिद्दीकी से सवाल पूछा जा रहा था कि देखिए जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप क्यों हार जाते हैं? मुसलमान इतने हैं, यादव इतने हैं, मुसलमान आपको मत दे देते हैं और यादव नहीं देते हैं क्या? और यदि यादव नहीं दे रहे तो इसलिए आप हार रहे हैं। यह सवाल हम्म, उनसे पूछा जा रहा था। हाँ, तो जवाब देना, आप जवाब खोजिए, इसका जवाब यही है कि जी, समीकरण थोड़ा ध्वस्त करिए इस समीकरण को। हुँ, भाई जब तक भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, तो उसकी हाईएस्ट सीटें 180 पहुंची, 189 पहुंची, उससे ज्यादा तो नहीं गई ब्राह्मण बनियों की पार्टी रह बिल्कुल। के, मंदिर आंदोलन भी कर लिए, नहीं हुए। हुँ, जब नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने पिछड़ा का एक बड़ा वोट आधार अपने साथ जोड़ा, तो लगातार जीत रहे हैं, 284, 303, 240 सीटें। तो समीकरण में आपको जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। आजकल तो सब चीजें प्लस हो गई भाई, अब गूगल हुँ, प्लस हो गया, अमेजन प्लस हो गया, तो सारी चीजें प्लस करनी पड़ती है। जी, तो खाली एक चीज से तो काम चल नहीं रहा है, आपको बिना प्लस हुँ, किए तो होगा नहीं। तो जी, प्लस करिए आप, और प्लस करने के लिए जरूरी है कि पहले जो पुराना ढांचा है डिसमेंटल करिए, नए सिरे से आप उसको डिजाइन करिए, नया नेता ले आइए, फ्रेश ब्लड उसमें इन्फ्यूज करिए, और उसके बाद तब जाइए। देखिए बाई डिफॉल्ट आप 2 बार जीते हैं, उसको जीत बिल्कुल। मत मानिए। 15 और 20 की हुँ, जीत आपकी जीत आपके स्ट्रेंथ की जीत नहीं थी, वो बाई डिफॉल्ट आप जीते थे। एक बार हुँ, नीतीश कुमार की मदद से, दूसरी बार चिराग पासवान की मदद से। अब नहीं होगा आपको 25 में, वो चीजें नहीं होने जा रही हैं। 25 में जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी भी मान लीजिए मुकेश सहनी को लाने की तमाम कोशिशें चल रही है और मुकेश सहनी भी अपना आधार बढ़ाने में लग गए हैं। अब देखिए मल्ला तो देखिए अब संजीव मिश्रा को ला रहे हैं। मतलब मुकेश सहनी भी समझ लिए हैं कि अब हमको समीकरण साधना होगा। तो हाँ, उधर सहरसा, सुपौल, पूर्णिया के लिए संजीव मिश्रा उधर काफ़ी सक्रिय हैं। तो मल्ला और मिश्रा की दोस्ती भी तो देखिए मुकेश सहनी भी सोच रहे होंगे कि 2025 का भविष्य किधर है। ठीक है, सीटें इधर अधिक मिल जाएगी, लेकिन संभावनाएँ और सीटें अधिक लेने के लिए भी तो वो बार्गेन करेंगे, अपनी ताकत को हाँ, बढ़ाएँगे। करेंगे तो उसमें ताकत बढ़ानी होगी ना, तो जी, और ज्यादा सीटें लेकर के लड़ के क्या फायदा है? एक ही सीट बिल्कुल, जीतन राम मांझी लड़े और एमपी हो गए, तो केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल। और आज देखिए, आज कितनी बड़ी खबर है ये कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपने पहल करके जीतन राम मांझी को लोकसभा में अगली पंक्ति में सीट दिया है। जी, 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 जी। 2 लोग, मान लीजिए कि ललन सिंह तो बैठे क्योंकि वो 12 एमपी वाली पार्टी के नेता है, हुँ, लेकिन जीतन राम मांझी तो 1 एमपी की पार्टी के नेता है। बड़ी बात हो गई।
अगली कतार में सीट दिया है उनको। जी। तो और चिराग पासवान? वो तो कहीं बैठेंगे, तीसरी चौथी पंक्ति में बैठेंगे कहीं, वो तो चूंकि उनको अच्छा, नहीं मिला। 5 एमपी हैं अच्छा, आपके। हाँ, हाँ, और जीतन राम मांझी अगली पंक्ति में, बिहार से 2 आदमी अगली पंक्ति में बैठेगा, ललन सिंह और जीतन राम मांझी। अच्छा, तो जीतन राम मांझी को लोकसभा में अगली पंक्ति में सीट दिया, तो ये सहयोगियों को हम कितना ध्यान रखते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं। एक दलित है, हुँ, बुजुर्ग है और हुँ, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको हमने आगे बिठाया। आगे कोई मतलब कोई जरूरत नहीं थी आगे बिठाने की, वो उनकी बिल्कुल, प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन आगे सीट दी गई। तो ये अपने आप में बीजेपी ने एक मैसेज दिया है कि दलित को हम कैसे किस तरह से साधेंगे और हम सहयोगी पार्टियों का कितना ख्याल रखेंगे। तो ये बात तो मुकेश चिरा सहनी भी देखेंगे ना। और चिराग पासवान को भी मैसेज दे दिया। हाँ, उनको भी मैसेज दिया कि भाई आपको हाँ, नीतीश कुमार आपको साध रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सधे हुए हैं, हाँ, लेकिन 15% वाला वोट ये है। जी, ये इसको हमने आगे की पंक्ति में दिया, तो ये एक बड़ा प्रतीकात्मक मैसेज होता है, और बीजेपी बिल्कुल, प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करती है। तो हुँ, मान लीजिए कि मुकेश सहनी भी चले गए, तो क्या बचा फिर तो? तो आप अपना आधार बड़ा करने, नए लोगों को जोड़ने, नया नैरेटिव क्रिएट करने, री-इन्वेंट करने का आप काम नहीं कर रहे हैं कि अब एक न्यू आरजेडी की ज़रूरत है, आरजेडी प्लस की ज़रूरत है, वो उनको करना बिल्कुल, होगा। एमवाई हुँ, प्लस करिए, न्यू आरजेडी री-इन्वेंट करिए, उसमें महिलाओं को भी जोड़िए, यूथ को भी जोड़िए, और उसको एड्रेस करिए यूथ को। जितना युवा है तेजस्वी यादव, क्यों नहीं जी, कनेक्ट कर रहा है यूथ उनसे, ये भी बड़ी बात है। आप हुँ, देखिए, अभी अभी कहा ना चिराग पासवान ने कि हमने एक अलग माई समीकरण बनाया, हमारा अलग एमवाई समीकरण है, हाँ, महिला और हाँ, युवा। हुँ, महिला और युवा का हम एमओआई समीकरण बना रहे हैं। तो ये भी एमओआई को बदल दें, माई बाप जो बना रहे हैं कहे कि हम भी महिला और युवा बना रहे हैं। आप डिसमेंटल करिए उस पुराने ढांचे को, उससे काम नहीं चले। और इस बात की काट खोजिए कि जेडीयू बीजेपी की सरकार जब इस बजट में अनाउंस करेगी कि महिलाओं को 1000 रुपया महीना देंगे या 1200 रुपए का महीना देंगे, जी, तो आपके पास क्या काट होगी? उसके बाद बिल्कुल, आप बदले में क्या कहेंगे? हुँ, देखिए, आप ये लोग कहेंगे जैसे जो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में कहा था इंडिया ब्लॉक ने कि हम 1 लाख रुपया देंगे साल में। जी, खटाखट खटाखट पैसा आने लगेगा, जो कहा था राहुल गांधी ने। तो हुँ, खटाखट आने लगेगा और दूसरा डाल रहा होगा अकाउंट में, तो उसका क्या आप करेंगे? अप्रैल में मान लीजिए महिला वो किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं, वो हुँ, 2000 रुपया उसका अकाउंट में गया किसी के। महिलाओं को 4 महिलाएं 3 महिलाएं हैं घर में, गरीब है, तो अगर 3000 5000 रुपये उनके खाते में आए, तो उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? डिसएडवांटेज, आप ऑलरेडी एक बैकफुट पर है, कमजोर पिच पर है, और ऊपर से इतनी तैयारी के साथ जब पार्टी या सत्तारूढ़ दल चुनाव में जाएगा, तो आप कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल। आपका वोट आधार, तेजस्वी यादव के पास वोट आधार सीमित है, उसमें जोड़ने के लिए अभी और आप अपोजिशन। देखिए ना अजीत जी, तैयारी की बात देखिए, देखिए एनडीए लगातार तैयारी में लगा है, बीजेपी में रोज बैठकें होती है, वो तो 24 घंटे की मशीनरी है, जेडीयू भी तैयारी में लगा है। आप 4 सीटें हार गए, 3 तो आपकी ही थी, आपने कोई समीक्षा बैठक की? बिल्कुल। आपने भी कभी कांग्रेस को बुलाया, कभी माले को बुलाया कि भाई आइए बैठकर हम बात करते हैं, क्यों हम हारे, क्या ग्राउंड जीरो पर हुआ, क्या कमी महसूस हुई, क्यों यादव हमसे नाराज हुए, क्यों मुसलमान बिदके? आपने यह समीक्षा बैठक भी तो नहीं की। हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सहयोगी पार्टियों के साथ बैठक नहीं की, अपनी इंटरनल जी, समीक्षा भी नहीं की, बुला करके समझने बिल्कुल। की कोशिश नहीं की। हुँ, और जो चीज़ें दिख रही हैं, एटलीस्ट हम ही लोग तो लगातार समझा ही रहे हैं कि जी, भाई आपका यादव किस वजह से टूटा, आपका यादव मुसलमान किस वजह से टूटा, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, इसकी कोशिश आपने नहीं की। हुँ, दूसरा, वोट अपने साथ जोड़ने का जो प्रयास होना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। तो ये सब जब बैठेंगे, 4 दिमाग लगेंगे आपके पास, तब आपको समझ में आएगा। अब आप समझ बिल्कुल। रहे हैं कि 2 आदमी जो डाटा एनालिसिस कर रहा है, वो कंप्यूटर से एक्सेल शीट पर चीज़ें निकाल कर के दे देगा, तो वो हुँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझा देगा वो आपको कि हम लोग का वोट थोड़े कम हुआ है, हम लोग का तो वोट परसेंटेज जितना था, उतना ही रह गया है, और इतने पर हम लोग फिर जीत जाएँगे। तो जी, ये तो तथ्यों को एक तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात है ना, कुछ भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बिल्कुल। आंकड़े भी तो एक तरह के झूठ होते हैं ना, जो झूठ बताते हैं कि 3 तरह का है, तो वो तो आप अपने झूठ, हाँ, सफेद झूठ जी, और आंकड़े। हुँ, आंकड़े भी झूठ ही हैं एक तरह के। आप उसको जी, अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। तो वो तो बता चलिए दिया तो होगा, आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, लेकिन इस बात को अब जिस तरह से बीजेपी जेडीयू की तैयारी है, देखिए अभी उनकी राजनीतिक तैयारियां हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार हुँ, का महिला संवाद शुरू होना है, एक कोऑर्डिनेशन ड्राइव चलना है जिसमें समन्वय जी, बैठकें होंगी प्रखंड और सब पार्टियों के, और उसके बाद बजट आएगा तो बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणाएं होंगी। तो ये सारी तैयारियां तो अब सामने है ना, पर्दे के पीछे से जो कर रही होगी बीजेपी जेडीयू वो अलग है। ये जी, चीजें जो सामने दिख रही हैं, इसके काउंटर में क्या कैंपेन है आरजेडी का, कि महिलाओं बिल्कुल। के लिए, यूथ के लिए जो कोई योजना अगर आप ले आने वाले हैं, तो हुँ, बीजेपी ने जैसे जैसे जो गलती झारखंड में की कि चुनाव के ठीक पहले आपने कहा कि हम गोगो दीदी योजना ले आएंगे, 2100 रुपया देंगे, तो वो
मैसेज ही नहीं पहुंचा पाए आप लोगों तक। हम्म। आप उससे सीखिए जो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन का अनाउंसमेंट किया बीजेपी ने। सरकार हम्म। बघेल की थी। बीजेपी ने अनाउंस किया कि हम महतारी वंदन योजना के तहत पैसे देंगे और उसने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया महिलाओं से। हाँ हाँ, बिल्कुल, हर प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर। एक बूथ पर महिलाओं को गाँव-गाँव जी। जा करके, तो ये अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में किया था उत्तर प्रदेश जी। में। आप क्यों नहीं अभी अपनी योजना की घोषणा करते रहे कि हम महिलाओं को, बीजेपी कहे उसके पहले आप कह दीजिए कि हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे और गाँव-गाँव फॉर्म लेकर के भेजिए लोगों को फॉर्म भरने के लिए। तो ये तो पॉलिटिक्स की मतलब पॉलिटिक्स तो आइडिया की बात है ना, आपके पास 10 आदमी बैठेगा तो 10 आइडिया देगा, आप आइडिया के हिसाब से काम करिए। चलिए, तो देखिए आइडिया के हिसाब से काम कीजिए, केवल आंकड़ों से और केवल डाटा क्रंचिंग से कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को तो मंत्र मिल चुका है, आपको कब मिलेगा? तेजस्वी जी और प्रशांत किशोर का संघर्ष अब और लंबा होने जा रहा है, तो हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।